बैक टू द चैनल माधव माइक्रोबायोलॉजी, माई सेल्फ हर्षिता गहरबार। सो आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू नॉट सब्सक्राइब इट येट एंड प्लीज प्रेस बटन लाइक इफ यू लाइक माई वीडियो। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे वेरियस ऑफ फील्ड्स हैं, वेरियस ऑफ एस्पेक्ट है एंड वेरियस ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल यूज्ड टू choose a subject which can be give a fruitful journey for ahead in our life. So that's what the reason I am going to make this video today. सबसे पहली बात ये आती है कि माइक्रोबायोलॉजी से सिर्फ बैचलर करना, मास्टर्स करना या डॉक्टरेट करने से ही क्या हम किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लग सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लग सकते हैं। जब बात आती है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो हमारे सबसे रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे माइंड में जब भी आते हैं वी हैव द क्वेश्चन मार्क्स, डज वी आर एबल टू बी सप्लाइड इन, देन डेफिनेटली यस। सो आज मैं बात कर रही हूँ इसरो, नासा एंड डीआरडीओ। तो ये तीनों की तीनों एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब वाली अपॉर्चुनिटीज हमें ऑफर करती हैं। अगर हम बात करते हैं इसरो की, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में एस्टेब्लिश है, जो कि हमारे लेजेंडरी साइंटिस्ट जो कि मैन ऑफ मिशन कहा जाता है जिन्हें, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उसको बनाया था। उसके अंदर सारे जितने भी स्पेस हैं, जितनी भी एक अच्छी जर्नी है, वो सिर्फ उन्हीं से प्रेरित होके की गई है। तो इसरो जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी एक सपने को साकार करने के लिए बहुत ही सक्षम है। जैसे कि हाल ही में चंद्रयान हुआ, उससे पहले मंगल मिशन हुआ। सो बहुत सारे से स्पेसेस वहाँ पे चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही कमेंडेबल हैं। अब बातें हैं बैक टू द पॉइंट माइक्रोबायोलॉजी पे। क्या माइक्रोबायोलॉजी की स्पेस में वैलिड है? व्हाई इट इज नॉट? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ कुछ ही फील्डों से दायरे में नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उन्हीं में से एक चीज़ आती है कि जब एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो उस पर नाम आता है कि वो सारे की सारे प्रोसेसेस अप्लाइड होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसरो में आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए अपने एक आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ती है, तो उसमें गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगती है, आपके बैचलर्स की, मास्टर्स की मार्कशीट लगती है, आपकी डिग्री लगती है, आपकी 10-12 की मार्कशीट लगती है, और इसके साथ में ही आपका जिस भी जगह से आप जा रहे हैं वहाँ का पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड फर्दर जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रिक्वायर्ड करवा दी जाती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आप रिसर्च फैक्टर से जा सकते हैं। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, आप एक लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे इंटर्नशिप करें। जिसने भी वहाँ से इंटर्नशिप करी या फिर किसी भी एक छोटी सी छोटी लाइन में भी अपनी पकड़ पाए वहाँ जाके, वो बहुत ही एक ग्लोरियस लाइफ के साथ जिएगा एंड जीता भी है। तो साथ ही साथ में अगर आप वहाँ से बीएससी कर रहे हैं कहीं से भी और आपने वहाँ से अपना इंटर्नशिप किया, देन इट विल बी अ फ्रूटफुल जर्नी अहेड इन योर लाइफ। साथ ही साथ में अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के साथ कर रहे हैं, या फिर आपने कंप्यूटराइज से किया, किसी भी फील्ड से किया, तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इसरो में जाने के लिए आपका एक इसरो के लेवल का भी साइंटिस्ट एग्जाम होता है, जिसके बेसिस पे ही आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर आप रिसर्च पर्पज से जाते हैं तो आपके लिए गेट, नेट, जेआरएफ या फर्दर जितने भी इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनको कंसिडर करके उसमें रिसर्च के लिए आपको अप्लाई करने के लिए मान लिया जाता है। अब बात आती है नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका काम क्या है? सबसे पहली बात, नासा का नाम सुनते ही हम एक माइंड ब्लोइंग ब्लोजिंग में चले जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि नासा भी एक सबसे दूसरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सी चीज़ों को हमें प्रेरित किया है। जैसे हम कल्पना चावला जी को जानते हैं, शी इज़ द ओनली वुमेन फर्स्ट she reached to the NASA and then but unfortunately she never come back, but she always still remain in our heart. तो उसी वजह से हम बात करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क ही आता है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी का क्या काम या माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या काम? तो बहुत बड़ा काम है जी, क्योंकि इसमें आता है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आप उसको हेक्सो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? लेट मी नो यू। अगर हम बात करते हैं हेक्सो माइक्रोबायोलॉजी की एंड एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी की, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट्स वी आर गोइंग टू डीलिंग विद द बायोलॉजी। कॉम्बिनेशन जिसमें एस्ट्रो का एंड एक्सो की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, दैट इज
स्पेस माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, इसका मतलब ये होता है कि एरो माइक्रोबायोलॉजी एंड स्पेस, स्पेस का और एयर का बात एक ही है। हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोब्स, जब कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वो बहुत सारे एडवर्स हेल्थ का भी कहीं ना कहीं एक फेस करता है, साथ ही साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, क्योंकि हर एक जगह का अपना एक एडेप्टेशन है, अपना एक अलग इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया है और अपने एक अलग इन्वायरमेंटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो हर एक स्टेट में किस तरीके से कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके कांटेक्ट में आता है, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर अटैक कर सकता है, किस तरीके से आपका एडवर्स इफेक्ट होने का कारण एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कैसे आप उसका डील करते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्राइटेरियाज को, कुछ एलिजिबिलिटीज को जब करना होता है तो उसके लिए जरूरी होती है कि एक एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो। इसलिए नासा में माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी कंसिडर किया जाता है एज अ टीम मेंबर। टीम मेंबर इसलिए ताकि जिस तरीके की ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे फिजिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज फिजिक्स ही होता है जो पूरे इन्वायरमेंट्स की चीज़ों को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है, दैट हाउ मच द टेम्परेचर नीड्स, हाउ मच द फोकस, फोर्स एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द स्पेस एंड स्पेस इज बेस्ड ऑन द फिजिक्स। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे भी जब आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखना चाहते हैं या फिर आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, तो जो उसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम आता है स्टेम। व्हाट डज स्टेम मीन्स? स्टेम मीन्स का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। कोई भी एप्लीकेंट जब नासा में अपने लिए अप्लाई करता है तो जरूरी है कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में हो, क्योंकि इन सब की जरूरत आपको फिजिक्स में पड़ती है। दूसरी बात, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैसे ये सब कर सकता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास में बैचलर्स के टाइम में केमिस्ट्री होती है, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस एज अ फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल होता है, तो वो इस तरीके से कंसिडरेशन में आ जाता है। साथ ही साथ में इसमें एक एग्जाम होता है नासा का, जिसके बेसिस पे ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं। नासा का एग्जाम होता है, देन योर इंटरव्यू एंड देन उसके बाद आपका एक उसमें स्टेप स्टार्ट होता है। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसी की डीलिंग के लिए इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेबल है नासा में। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक बहुत रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हर बहुत अलग अलग कुछ सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में इसकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ब्रांचेस हैं जैसे कि ग्वालियर में है, दिल्ली में है एंड फर्दर सिटीज़ में है। बात करते हैं डीआरडीओ में, इसमें क्या काम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का? तो सेम काम है, सेम काम इन द सेंस जैसे कि क्वालिटी को कंट्रोल करना, किसी भी स्टरलाइजेशन मेथड्स को हर एक प्योरिटी के साथ में उसको करना। स्टरलाइजेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्नी ऑफ डिफेंस, इन द जर्नी ऑफ द इन्वेंशंस, हर तरीके के उसमें जरूरी है। इसीलिए जब हम बात करते हैं किसी भी डीआरडीओ जैसे स्ट्रीम की, तो उसमें यही आता है कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को करना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का काम होना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होना, इन सब चीज़ों का काम होता है। यानी सारे के सारे अच्छे लैब्स में होता है जहाँ पे सर्टिफाइड होता है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरत है डीआरडीओ की, एंड सेम बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे भी वही हैं। यहाँ पे भी डीआरडीओ में अगर आप वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी के दौरान जो आपने गेट एग्जाम दिया है, नेट एग्जाम दिया है, जेआरएफ दिया है, ये सारे के सारे कंसिडरेबल होते हैं। एंड इसमें डीबीटी कंसिडरेबल नहीं होता है, आईसीएमआर इसमें कंसिडर होता है। तो इस तरीके के एग्जाम्स हैं जिन्हें आपने अगर ऑलरेडी कर रखा है, देन यू हैव टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंटरव्यू, नॉट एनी अदर एग्जाम वाज गोइंग टू कंडक्ट फॉर द पीएचडी इन डीआरडीओ। तो ये सारे कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो इसमें कंसिडर किए जाते हैं, एंड इसके बेसिस पे आपको जॉब वहाँ मिलती है, जॉब या रिसर्च वर्क आप जो समझे वो। अगर हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, तो जब आप नेट एग्जाम या जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो पहली बात तो ये जो आप बेसिक आप देखते हैं 31,000 रुपीज़ का, वो एक बेसिक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अमाउंट मिलता है अगर आपकी रैंक अच्छी है। तो जैसे जैसे रैंक अच्छी होती है वैसे वैसे अमाउंट अच्छा होता जाता है, लेकिन जो बेसिक अमाउंट है इसकी वो 31,000 होती है, जिसमें डीआरडीओ आपको एचपीए भी देता है, दैट इज हाउस रिसोर्स अकोमोडेशन, ये सब चीज़ें वो आपको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल रिसोर्सेज देते हैं, एंड सारे के सारे अवेलेबिलिटीज़ देते हैं। हर एक जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी अवेलेबिलिटीज़ वो खुद करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड लाइफ विद द डीआरडीओ। सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें नासा, इसरो एंड डीआरडीओ, एंड दी 3 आर very representative organizations, and
gives golden opportunities to have a life ahead. So I hope you like the video and all the other information and display on my screen. So please watch it carefully. So I hope you like my video. So please press button like and subscribe my channel if you not subscribed. Meet you in the next vlog. Thank you so much.